प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं का इतिहास का दूसरा अध्याय है लेखन कला और शहरी जीवन, इसके बारे में जानेंगे। इस अध्याय के अंदर वर्तमान जो इराक देश है, इराक गणराज्य है, उसकी प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी हम लेंगे, जिसको बोला गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर आप तीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे सुमेरियन सभ्यता के बारे में, दूसरा है बेबीलोनिया की सभ्यता और तीसरा है असीरियन सभ्यता। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। दोनों का गहरा संबंध है, लेखन कला का और शहरी जीवन का, क्योंकि लेखन कला का विकास किसी न किसी ऐसे कारण से हुआ है कि उसकी आवश्यकता अनुभव की गई। जैसे कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा बड़े स्तर के ऊपर लेन देन में आती है तो उसको याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है, अपना जो हिसाब किताब है उसको लिखना पड़ता है। इसी प्रकार जो शहरी जीवन है, शहरी जीवन की शुरुआत भी कुछ विशेष कारणों से होती है, क्योंकि जो शहरों के लोग हैं या शहरी जीवन है या शहरों में, वहाँ ना तो खेतीबाड़ी की जाती, ना वहाँ सब्जियाँ उगाई जाती, और वहाँ पशुपालन का व्यवसाय भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो शहरी लोग प्रयोग करते हैं, चाहे उसमें अनाज है, दूध है, सब्जियां हैं, वो आती है आसपास के रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से। और ग्रामीण क्षेत्र तब उन चीज़ों को बेचेगा जब उनके यहाँ खुद की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, और जब उनके पास जो उत्पादन है वो अधिशेष होगा। अधिशेष का मतलब सरप्लस प्रोडक्शन, ज़रूरत से ज़्यादा, तभी वो लोग अपने उत्पाद को बेचेंगे, और जब वो उत्पाद बेचेंगे तो वो उत्पाद शहरों में पहुंचेंगे। चलिए देखिए, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। तो सबसे पहले आपको मेसोपोटामिया के बारे में पता होना चाहिए। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों, मेसोस मतलब मध्य, पोटेमोस मतलब नदी, इनसे मिलकर बना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी भाषा के दो शब्द हैं, यूनानी भाषा के। कौन कौन से हैं? मेसोस और पोटेमोस। मेसोस का मतलब मध्य, पोटेमोस का मतलब नदी, इन दोनों से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात, ये वहाँ की दो नदी है, दजला और फरात, इन दोनों, इस दजला और फरात नदियों के दोआब और इसके आसपास के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में कौन से देश में है मेसोपोटामिया, तो इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन और विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए कितने क्षेत्र हो गए यहाँ पे। एक तो ये सभ्यता समृद्ध सभ्यता थी, शहरी जीवन था, और इनका जो साहित्य है वो विशाल और समृद्ध, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों, यदि आप भूमध्य सागर को देखोगे, उसका जो पूर्वीय क्षेत्र है वहाँ उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि जो मिस्र के फराव थे, मिस्र के जो राजा थे उनको फराव कहा जाता है, मिस्र के फराव के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे। मतलब इन दोनों, जो शहरी जीवन है और लेखन कला है, इनकी खोज कैसे हुई, इनकी शुरुआत कैसे हुई, और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की जो सतत परंपरा है उसके क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। अभिलिखित इतिहास, अभिलिखित इतिहास का मतलब मेसोपोटामिया के इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था,
2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ये दूसरी सभ्यता हुई इसकी। और लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना प्रदेश, अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। तो आपने पहले देखा सुमेरियन, दूसरा बेबीलोनिया, और फिर 1100 ईसा पूर्व के आसपास असीरिया। तो ये 3 सभ्यताएं थी, सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अकदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अकदी भाषा सिकंदर के समय तक, मतलब 323 ईसा पूर्व तक, कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे जो अरामाइक भाषा है उसका भी प्रवेश शुरू हो गया। पहले कौन सी थी? सुमेरियन थी। उसके बाद आ गई अकदी भाषा, और अकदी के बाद अरामाइक। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। अब हम पढ़ेंगे ये जो इतनी सारी बातें, हम जो जानकारी, जो इतिहास पढ़ रहे हैं, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से हमें पता चला। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी। वहाँ 1 या 2 सतलों पर, जैसे 2 नगर दे रखे हैं, उरुक और मारी, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। मतलब कई सालों तक उरुक और मारी, इन 2 नगरों में खुदाई का कार्य जारी रहा। भारत में ब्रैकेट में दिया इन्होंने थोड़ा समझाने के लिए कि भारत में किसी भी सतल पर इतने लंबे समय तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली जितना कि उरुक और मारी की खुदाई की गई है, उत्खनन हुआ है। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। देखिए हमें खुदाई में क्या क्या मिला है। इमारतें मिली हैं, मूर्तियां, आभूषण, कब्र, औजार, मुद्राएं और लिखित दस्तावेज। अभी लिखित दस्तावेज का भी एक अलग विशेष आगे आप देखेंगे। ये मिट्टी की पट्टिका के रूप में मिला है, जिसको टैबलेट बोला जाता था। टैब, जिससे नया जो आजकल है ना बड़े टाइप का जो फोन है, टैब यूज कर रहे हैं, ये उस वहीं से आया शब्द। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था, वहां इतने लंबे समय तक खुदाई हुई। तो खुदाई के पीछे कुछ कारण भी हैं, क्योंकि बाइबल का जो प्रथम भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया मेसोपोटामिया का। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है, ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस, एक पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार शब्द का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य है सुमेर, मीन्स ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और जो विद्वान है वो मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के जो अक्षरंश सत्य है उसको सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जिन जिन बातों का उल्लेख है वो चीजें हमें, वो शहर, वो स्थान हमें मिलते हैं। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा, ये नेक्स्ट पेज है, प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्चा उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल पलावन, ये लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में मिल जाती है, जल पलावन वाली, जल प्रलय वाली जो घटना है की कहानी का अंकन था। अभी हम देख लेते हैं कि ये जल पलावन की कहानी क्या थी। ये देखिए आप, बाइबल के अनुसार यह जल पलावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल पलावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। आपने ध्यान रखना है किस व्यक्ति को चुना था, नोआ। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई
और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ तो नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में मिलती है। इस कहानी का जो नायक है, जो मुख्य पात्र है, वो जीव सुदर या उत्नापिस्टिम कहा जाता था इसको। अभी आप देखिए 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां अक्सर सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत हुई, डेवलप हुई, परिष्कृत हुई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों की अक्सर सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परवर्ती अध्ययनों पर आधारित है, जो बाद में अध्ययन हुए हैं। ये आप इसका मानचित्र देख सकते हैं। इसमें आप देखिए, ये है दजला नदी इधर, और इधर है फरात नदी। इन दोनों के बीच में या दोनों के आसपास ये हमारी शहर है। आप इधर देखिए, मारी लिखा हुआ है, बेबीलोन है, उरुक है और उर है। उर, उरुक, बेबीलोन, मारी, ये शहर हैं मेसोपोटामिया के, पूरा स्थल है। अब कहते हैं मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, क्योंकि भूगोल इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है मनुष्य की घटनाओं को, इसलिए उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया का भूगोल कैसा था। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है। हरे भरे तो हैं लेकिन ऊंचे नीचे हैं, जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित का मतलब वृक्षों से ढके हुए पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है, काफी अच्छी बात है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती की शुरुआत हो गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात कि यहाँ खेती की शुरुआत कब हुई थी, 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। इन घास के मैदानों को बोला जाता है स्टेपी। पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियां, जो दजला नदी है, दजला और फरात दोनों के बीच में जो सभ्यता पनपी है, उसकी जो सहायक नदियां हैं वो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग इसका एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहां सबसे पहले नगरों का उदय हुआ था। नगरों का और लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, शुरुआत हुई। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से लेकर निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही है। और जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहां जमा हो जाती है, क्योंकि जहां बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ जो मिट्टी बह के आती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए वहां फसलें बहुत बढ़िया अच्छी किस्म की फसलें होती हैं। ये मानचित्र 2 दे रखे हैं, मेसोपोटामिया के पर्वत, स्टेपी, रेगिस्तान और दक्षिण का सिंचित अक्षेत्र। यहाँ पर ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। ये शहरों के नाम भी हैं, निनवे है, नीमरूद है, अस्सुर है, ये मारी नगर है इधर फरात नदी के किनारे। और ये ऊपर आप इनकी सहायक नदियां भी देख सकते हैं, बालिक नदी है, हाबुर नदी है। ये फिर इराक की राजधानी है बगदाद, ये बेबीलोन, ये सारा एरिया जो साउथ का है ये उपजाऊ है, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ बाढ़, नदियों के द्वारा जो बाढ़ आती थी उसकी मिट्टी यहाँ जमा हो जाती थी। ये पर्वतीय क्षेत्र दिया हुआ है सारा इतना, जहाँ से नदियाँ निकल के आ रही हैं। अब आगे कहते हैं कि फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। और जब नदी कई धाराओं में बंट के बहती है
तो उसे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि वहाँ से नहरें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो नदी की जो ब्रांच है वही वहाँ सिंचाई का कार्य कर देती हैं। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है, और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में, जितनी पुरानी उस समय की व्यवस्थाएं थी, सभ्यताएं थी, उनमें जो दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती है वो सबसे अधिक ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहां फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी, क्योंकि भेड़ बकरियों को ऊंचे नीचे एरिया में, पहाड़ी एरिया में पालना आसान है। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी, और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। नहीं, ग्रामीण समृद्धि उनका आधार बनती है, लेकिन और भी कई ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं जो शहरों को बढ़ने में, बसने में प्रेरित करती हैं। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि शहरों का विकास कैसे होगा, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।